हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी एक्टिव ऑलवेज। हम लोग आज से शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। देखिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो मेरा चैनल है, आप सभी देख सकते हैं। ये मेरा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ईमेल, ट्विटर ये सारे लिंक दे रखे हैं। आप कहीं से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर इकोनॉमिक्स का होगा और एक सीरीज में, मतलब ये एक सीरीज रहेगा इकोनॉमिक्स लेक्चर का, जिसमें कि एक एक घंटे का लेक्चर हर दिन लगभग आएगा, हर 2 दिन पर 3 दिन पर आएगा। देखिए ये जो लेक्चर होगा, यानी कि ये जो इकोनॉमिक्स का जो सीरीज चलेगा, ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। इसमें लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आपके इकोनॉमिक्स के कोई भी ऐसी टॉपिक ना छूटे जो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, आर्थिक गतिविधियों यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन करने वाला शास्त्र। दूसरा लाइन है, उत्पादन हो, लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा हो। यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें उत्पादन हो अगर, तो उसमें लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा हो, वैसी एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैं एक ब्रेड बनाया और उस ब्रेड को मार्केट में ले जाकर बेच दिया। बेचने के बाद मैं जितना लागत लगाया था उससे 5 रुपए ज़्यादा मिली मुझे, यानी कि मैंने 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया। तो ऐसे केस में ये जो एक्टिविटी मेरी हुई, ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, चूंकि ये एक्टिविटी में लाभ की बात जुड़ी हुई हो। मैं ब्रेड 15 रुपए में बनाया था, लागत मेरी 15 रुपए लगी थी और मैं उसे मार्केट में लगा के 20 रुपए में बेच दिया, यानी 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो मेरी एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस तरह की एक्टिविटी का जो अध्ययन हम जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा हो। अब दूसरा जो लाइन है वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स से निकल के आता है इकोनॉमी। जैसे हम लोग बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, यानी जापानीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से निकल के आता है ये इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। यानी इकोनॉमिक्स का ही एक बिहेवियरल रूप है, ठीक है, व्यवहारिक रूप है। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इकोनॉमी क्यों पढ़ते हैं, हम लोगों को क्या ज़रूरत है इकोनॉमिक्स पढ़ने की, यानी कि वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग इकोनॉमी क्यों पढ़ते हैं, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। इसमें ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्स है और हम लोगों के पास अनलिमिटेड नेसेसिटी है। मतलब हमारे पास सीमित संसाधन है लेकिन आवश्यकता असीमित है। तो सीमित संसाधन लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है, जैसे हम लोग के पास पानी भी लिमिटेड है। जैसे हम लोग जान रहे हैं पानी घट रहा है, वाटर घट रहा है डे बाई डे। जल बचाओ अभियान चलता रहता है, क्योंकि जो जल है यानी जो पानी है वो खत्म होने जा रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए हम लोग को पानी बचाना चाहिए। उसी तरह से हवा पॉल्यूट हो रहा है, हवा को शुद्ध, हवा को बचाना चाहिए। और भी जो भी चीज़ें हैं वो लिमिटेड है हमारे पास। कुदरत ने यानी नेचुरल जो हम लोगों को चीज़ मिला है वो भी लिमिटेड है। तो अनलिमिटेड नेसेसिटीज, यानी कि, और लेकिन आवश्यकता क्या है, जिस इंसान के पास जितना ज़्यादा है उसको खर्च भी उतना ही ज़्यादा है। हाँ, अनलिमिटेड नेसेसिटीज है, आवश्यकता की कोई मतलब की लिमिटेशन नहीं है। आवश्यकता बढ़ती ही जाती है, आदमी की बढ़ती ही रहेगी। इंसान को 2 रुपए होगा तो वो 4 रुपए कमाने के बारे में सोचेगा, और 4 रुपए होगा तो वो 4 रुपए खर्च का जो है रास्ता दिख जाता है, यानी नेसेसिटी इतनी है। तो लिमिटेड रिसोर्स के होने से अनलिमिटेड नेसेसिटीज के बावजूद, यानी कि अनलिमिटेड नेसेसिटीज होने के बावजूद लिमिटेड रिसोर्स को इस तरह से यूज करना है ताकि आने वाले जो फ्यूचर में जो जनरेशन उसके लिए भी बच जाए। तो जो भी हम लोग मेथड का यूज करते हैं, जो भी तरीका अपनाते हैं, वो इकोनॉमिक्स ही हम लोग को बताता है। मतलब वो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें यही हम लोग जानते हैं कि हम लोग लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद अनलिमिटेड नेसेसिटीज को कैसे पूरा कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब 2 पॉइंट जैसे कि हमने पहले भी अभी एक्सप्लेन कर दिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो अब 2 बात है, सोशल एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हम लोग जाना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की जिसमें बात होती है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। सोशल एक्टिविटी क्या होता है, देखिए खुद के लिए, यहाँ जैसे देखा लिखा हुआ सोशल एक्टिविटी, खुद के लिए जो काम किया जाए जिसमें लाभ या हानि का प्रश्न ना जुड़ा हो उसको हम लोग सोशल एक्टिविटी, जैसे खाना बनाना खाने के लिए, ईटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, रीडिंग, ये सारा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये सॉरी सोशल एक्टिविटी है। जैसे मैं खाना बनाता हूँ खुद के खाने के लिए, डेट इज सोशल एक्टिविटी। लेकिन उसी खाना को मैं अगर मार्केट में ले जाके बेच दूँ, खाना बनाया अब मार्केट में ले जाके उसको बेच दिया, तो बेचने से हमको चाहे तो लाभ होगा या तो हानि होगा, तो ये एक सोशल एक्टिविटी नहीं होगा, फिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। उसी तरह से देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी आप देख लीजिए, जिस गतिविधि में लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा हो, जैसे फिशिंग, माइनिंग, ईटीसी। हाँ, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कितने तरह का इकोनॉमिक्स होता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट, राज्य या सरकार के भूमिका के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी सबसे पहला है, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तीसरा है मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 इकोनॉमी है जो राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर होता है। दूसरे में आते हैं, अभी इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि समाजवादी क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, सबको एक्सप्लेन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इसके बेसिस पर, विकास के स्तर के आधार पर कितने तरह का होता है। विकसित, डेवलप्ड, विकासशील, डेवलपिंग, अविकसित, अनडेवलप्ड, इमर्जिंग यानी इमर्जिंग अर्थव्यवस्था। ये 4 तरह का होता है डेवलपमेंट के आधार पर। 4 तरह से हम लोग आगे अभी हम सारा एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे डेवलप्ड किसको बोलते हैं, डेवलपिंग किसको बोलते हैं, अनडेवलप्ड किसको बोलते हैं, इमर्जिंग किसको बोलते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे। अब आता है कि रिलेशन के बेसिस पर, संबंध के आधार पर, संबंध यानी रिलेशन के आधार पर कितने तरह का होता है। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ये सारे टर्म जो भी हम लोग देख रहे हैं इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राज्य या सरकार के आधार मतलब कि रोल पर, जो अभी हम लोग पढ़े थे सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, देखिए प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन राज्य या सरकार द्वारा किया जाता है। यानी ऐसी इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन राज्य या सरकार के द्वारा होता है। यानी कि जो हमारे सरकार होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उसी के द्वारा प्रोडक्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब उसी के द्वारा उत्पादन होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उत्पादन भी सरकार करेगी और बांटेगी भी सरकार। उत्पाद की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। उत्पाद यानी प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट लगा है वो सरकार द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है। कल्याणकारी योजनाओं का संचालन, सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जन कल्याण होता है। देखिए इस तरह का योजनाओं का संचालन करती है, जैसे सरकार है, हम लोग को बहुत सारा योजना चलाती है, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना और भूजल योजना। इस तरह की योजना इसलिए चलाया जाता है ताकि हम आम जनता को फायदा हो। तो सरकार का उद्देश्य जो इसमें होता है, इसमें इस तरह की इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि जन कल्याण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है। इस तरह की इकोनॉमी में टोटली जो कंट्रोल होता है, टोटल कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में, तो सरकार का नियंत्रण होता है। आर्थिक समानता होती है, मतलब इकोनॉमिक इक्वलिटी होती है, लोगों में एक आर्थिक समानता होती है, इसलिए चूंकि सरकार देती है, सबको बराबर देती है, जितना देना होता है। मान लीजिए कि एक योजना के तहत हर गरीब इंसान को जो है 5-5 लाख रुपए सरकार दे रही है, तो उसमें तो ऐसा ही अगर सबको 5-5 लाख रुपए मिले, इक्वल मिले हैं, तो आर्थिक समानता की बात होगी। इसमें संसाधनों का न्याय उचित वितरण होता है, मतलब जो रिसोर्सेस हैं उसका बिल्कुल न्याय उचित वितरण, मतलब इक्वली उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एकदम न्याय के साथ। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार ठोस कदम लेती है, क्योंकि देखिए अगर कोई
न्याय उचित मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबके साथ न्याय होता है। तो जैसा कि हम लोग देखा सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सरकार के द्वारा होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, उत्पाद की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित होती है, कल्याणकारी योजना का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, और सरकार का जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना नहीं बल्कि जन कल्याण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है, आर्थिक समानता होती है, इसमें संसाधनों का न्यायोचित वितरण होता है। आई थिंक आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। देखिए अब वहां पे क्या था कि गवर्नमेंट सब कुछ कर रही थी, सरकार के द्वारा सारा काम हो रहा था। अब चूंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यानी पूंजीवादी, जिसके पास पूंजी होगा, जिसके पास पैसे होगा, वही इस तरह की इकोनॉमी में सर्वाइव कर पाएगा। जैसे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाएगा, उत्पादन शुल्क और सेवा शुल्क ये बाजार के द्वारा तय होता है, मार्केट डिमांड सप्लाई पर काम करती है, ये ज़्यादातर लाभ की बात करता है, आर्थिक समानता नहीं होती, संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, देखिए एक बहुत बड़ा कोई पूंजीवादी है, पूंजीवाद इंसान है, मान लीजिए मुकेश अंबानी, तो वो क्या करता है, पैसा लगा के, रुपया लगाया और एक कोई बहुत बड़ी कंपनी बनाया, और उस कंपनी में ब्रेड बनाता है, वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ब्रेड बनाता है, और उसकी कीमत बाजार के द्वारा, कहने का मतलब है बाजार कैसे तय कर रहा है कीमत। देखिए वो बनाया 50 रुपए का ब्रेड, ठीक है, 50 रुपए का ब्रेड बनाया, एक गरीब आदमी के पास 20 रुपए है, वो तो इस ब्रेड को नहीं ले पाएगा, वो तो वही लोकल जो 10 रुपए वाला ब्रेड होगा या 20 रुपए वाला ब्रेड होगा वही लेगा। ये 50 रुपए का ब्रेड वही ले पाएगा जिसके पास अर्निंग अच्छी हो, जो अच्छा कमाता हो, वही 50 रुपए का ब्रेड ले पाएगा। तो वो 50 रुपए का ब्रेड लेगा, इट मीन्स कि जितने लोग लेंगे, यानी कि जितने भी पैसे वाले होंगे ये ब्रेड लेंगे, तो जिस तरह की डिमांड होगी उसी तरह का वो कंपनी ब्रेड बनाएगी, मुकेश अंबानी की कंपनी। हाँ, यानी जैसी डिमांड वैसी वो सप्लाई करेगा, जिस तरह का डिमांड होगा मार्केट में, यानी जितने पैसे वाले होंगे वो ब्रेड खरीदेंगे, जितने का डिमांड होगा उतने का सप्लाई होगा। इस तरह से ब्रेड का दाम तय बाजार करेगा। अगर डिमांड नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, तो ब्रेड का दाम घट जाएगा, डिमांड खूब ज़्यादा होगा तो ब्रेड का दाम बढ़ जाएगा। हाँ, तो ये डिपेंड करेगा कि डिमांड क्या है, उस हिसाब से उसका जो है रेट तय होगा। अब मार्केट जो होता है, कोई भी मार्केट, वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है, कोई भी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। कहने का मतलब एक मार्केट है, यहाँ पे पांच कंपनी नल बनाती है, ठीक है, 5 कंपनी नल बनाती है। एक कंपनी का ये मार्केट है, यहाँ 5 कंपनी है, पांचों कंपनी एक नल बनाती है, ठीक है। अब रही बात कि एक ने रखा 25 रुपये, दूसरे ने रखा 30 रुपये, तीसरे ने रखा 28 रुपये, फिर किसी ने रखा 26 रुपये, एक रखा 21 रुपये। अब लोग आए, 21 रुपये का नल लिया, ख़राब हो गया, तो वो सोचा ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो 25 रुपये में गए, 25 रुपये का नल लिया, वो भी ख़राब हो गया, 30 का लिया तो ये नल अच्छा चलने लगा, तो लोग आए, वो 30 वाला ही पे डिमांड ज़्यादा हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपनी क्वालिटी इन्हेंस करेंगे, सभी लोग अपनी अपनी क्वालिटी इन्हेंस करेंगे, तो क्वालिटी बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा कि लोग इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे। तो अगर ये 1 रुपये कम नहीं करेगा तो वो इसके यहाँ से ले लेगा, 1 रुपये जो जहाँ कम होगा, ये 30 का है, ये 29 देगा, और अगर ये 30 का 30 देगा तो लोग इसके यहाँ नहीं, इसके यहाँ जाएंगे। तो इस तरह से ये होगा कि हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए रेट में कुछ न कुछ घटोतरी यानी घटाना और बढ़ाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि मार्केट में, और डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सारी कंपनी नल ज़्यादा बनाने लगेगी। हाँ, तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो है एक रेट फिक्स हो जाएगा कि नहीं भैया वो कंपनी इतनी नहीं दे रही है, ये कंपनी इतनी दे रही है, इसके यहाँ ले, तो ये भी सोचेगा मेरी प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा है, तो ये भी अपना रेट घटा देगा। इस तरह से जैसा डिमांड वैसा सप्लाई होता है, तो मार्केट ही डिमांड सप्लाई पर काम करती है, मार्केट तो डिमांड सप्लाई पर काम करता ही है, और मार्केट किस तरह से रेट को मतलब कि तय कराता है ये आप लोगों ने देख लिया।
इसमें क्या होता है कि आर्थिक समानता नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि जो अमीर लोग हैं वो ब्रेड खाएगा, महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, अब बड़े बड़े स्कूलों में उसके बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन गरीब बच्चों को तो नहीं पढ़ेंगे, इसलिए से आर्थिक समानता नहीं होगी। क्योंकि जिसके पास पैसे होंगे वही प्राइवेट सेक्टर स्कूल में पढ़ाएगा, वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बच्चों को ले जाएगा इलाज के लिए। और इसमें संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा संसाधनों का न्यायोचित वितरण? क्योंकि जो अमीर, एक डिफरेंसेस समाज में आ जाएगा, एक अमीर एक गरीब। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही तो होता है कि जो पूंजी, जिसके पास पैसे हैं वही राज करेगा, जिसके पास पैसे हैं वही ऐश करेगा, ठीक है, उसी को सुविधाएं मिलेगी, जिसके पास पैसे नहीं हो सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पे ना तो आर्थिक समानता होती है और ना तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण होता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में चलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों होता है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होता है, जिसमें कि उत्पादन, देखिए यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, उत्पादन में राज्य और निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। मतलब इसमें सरकार भी अपना मतलब भूमिका निभाती है और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर भी अपनी भूमिका निभाती है। कुछ उत्पादों की कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा, कुछ उत्पादों की कीमत जो है बाजार द्वारा होता है, लेकिन कुछ उत्पादों की कीमत निर्धारण राज्य द्वारा यानी सरकार द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि एक देश है, इस देश में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी। जैसे हमारा देश, ये एक हमारा जो देश है यानी इंडिया जो है, इंडिया भारत देश हमारी, ये मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलता है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी। जैसे मुकेश अंबानी का रिलायंस भी है, तो गवर्नमेंट का PSUs भी है, कोल इंडिया है, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, रेलवेज है और भी है डिपार्टमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करती है और प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले करती है। तो कुछ चीज़ों का दाम मार्केट, जैसे प्राइवेट सेक्टर जो चीज़ बनाती है उसमें मार्केट जो है रोल प्ले करता है, लेकिन जो गवर्नमेंट बनाती है उसमें गवर्नमेंट ही अपना प्रोडक्ट मतलब उत्पादों की कीमत तय करती है। तो आई थिंक आप लोग क्लियर होंगे मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है विकास के स्तर पर, विकास के स्तर के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कितने तरह की इकोनॉमी होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी। देखिए भारत देश एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। आई थिंक चाइना भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन वो अपने आप को जो है डेवलपिंग बताता है, लेकिन है वो डेवलप्ड। देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण अत्यधिक होगा, ठीक है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो चुका है, मतलब रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका हो, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज हो चुका हो। अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका सीमित हो, यानी कि एग्रीकल्चर बहुत लिमिटेड होगा। डेवलप्ड कंट्री में, डेवलप्ड इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की भूमिका कम होगी, ज़्यादा लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे। क्योंकि क्या होगा कि अत्यधिक रिसोर्सेज का यूज होगा, तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सेटअप होगा, तभी तो वो देश ग्रोथ या डेवलप्ड होगा। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लगी होगी, तभी क्या होंगे कि जब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लगी होगी तभी लोग वहाँ ज़्यादा काम करेंगे और एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्री में काम करेंगे। कृषि पे डिपेंडेंसी यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम होगा, गरीब कम होंगे, जीवन का स्तर उच्च होगा, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सॉरी क्या कहते हैं, जीवन का स्तर, लेवल ऑफ लाइफ यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो हाई होगा। उद्योगों पर निर्भरता ज़्यादा होगी, उद्योगों मतलब इंडस्ट्री पे डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। शहरीकरण अर्बनाइजेशन ज़्यादा होता है। देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी, कोई देश डेवलप कैसे बनता है, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए ये एक कंट्री है, इसमें इस एरिया में बहुत सारे जंगल हैं, ये लैंड है, ठीक है, इस एरिया में फिर जंगल है और यहाँ पानी है। तो क्या होगा, ये जंगल को काट के इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और ये लैंड को यूज करके कुछ पोर्शन में एग्रीकल्चर करेंगे और ये वाटर का यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ फिर जो जंगल है इसको काट के इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम इंडस्ट्री सेटअप होता है और इंडस्ट्री सेटअप होने से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग जो है रोजगार करेंगे तो गरीबी कम होगी, लोगों के घर में खुशहाली होगी, जीवन स्तर सुधरेगा, और क्या होगा कि लोग खेती कम करेंगे, क्योंकि खेती करने में जो है पैसे मतलब उतना अर्न नहीं हो पाता है लोगों को, तो खेती पे डिपेंडेंसी कम होगी लोग। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, हम लोग देख सकते हैं अमेरिका डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसमें सच में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, खेती कम होती है। वो लगभग चीज़ें, लगभग तो नहीं कहेंगे लेकिन मैक्सिमम चीज़ें, वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, जो हम खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो बाहर से ही, वो विदेशों से ही लेते हैं, ठीक है। हम लोग देश ज़्यादा सप्लाई करते हैं, चावल, गेहूँ, आटा, दाल, चाइनीज़ लोग भी सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि डेवलप इकोनॉमी में क्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब आता है डेवलपिंग इकोनॉमी यानी विकासशील अर्थव्यवस्था। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपेक्षाकृत कंपेरेटिवली, देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में अगर देखें तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली कम होता है, संसाधनों का दोहन अपेक्षाकृत कम होता है, कृषि की भूमिका ज़्यादा होती है, जीवन स्तर में निम्न होता है। देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं डेवलप से, उससे कंपेटिवली देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण कम होगा और उससे संसाधनों का भी दोहन कम होगा। कृषि की भूमिका इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे मेरा देश है, कृषि की भूमिका हमारे यहाँ ज़्यादा है, डेवलपिंग इकोनॉमी, और जीवन स्तर भी उसके कंपैरिजन में निम्न होता है। अनडेवलप्ड इकोनॉमी क्या होता है? अविकसित। इंडस्ट्रियलाइजेशन अत्यंत कम होगा, नहीं के बराबर, संसाधनों का दोहन अत्यंत कम होगा, लोग रिसोर्सेज तो हैं, लोग को यूज़ करना पता नहीं होगा कि कैसे यूज़ करेंगे। हमारे पास लैपटॉप तो है, हम इसको यूज़ करना नहीं जानते, मेरे पास मोबाइल तो है, हम यूज़ करना नहीं जानते। उसी तरह से लैंड है, लेकिन हम कैसे उसमें क्या करेंगे, कैसे इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ाएंगे या कैसे उसको हम जो है उसको यूज़ करेंगे, हमारे वो हमको पता नहीं। पानी है, हमको उसका यूज़ पता नहीं, ठीक है। कृषि की भूमिका ज़्यादा होगी, कृषि पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होगा, लोग जो है चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा नहीं, लोगों को जॉब मिलेगी नहीं, तो लोग क्या करेंगे, लोग खेती करेंगे। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कम होगा, हाँ, गरीबी ज़्यादा होगी, जीवन स्तर निम्न होगा। एग्जाम्पल सोमालिया, इथियोपिया, ये सब अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है सोमालिया, इथियोपिया। देखिए ये बहुत ही गरीब देश है, अनडेवलप्ड देश है। हम लोग भी पहले अनडेवलप्ड थे, लेकिन अब हम लोग डेवलपिंग में हैं, हाँ, और लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी के ओर हम लोग चल दिए हैं, अग्रसर हैं। आगे चलते हैं। इमर्जिंग यानी कि इमर्जिंग अर्थव्यवस्था जो डेवलपिंग इकोनॉमी से ऊपर उठकर डेवलप्ड इकोनॉमी होने के ओर अग्रसर है। डेवलपिंग से ऊपर उठ गया और डेवलप्ड होने के अग्रसर है। जैसे हमने अभी बताया, मैं अभी आपको बताया कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री थी, लेकिन हम लोग डेवलप्ड की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। पहले डेवलपिंग थे, अब हम लोग डेवलप की ओर बढ़ रहे हैं। तो इंडिया, रसिया, चाइना, ब्राज़ील, ये वैसी कंट्री है जो डेवलपिंग थी लेकिन अब डेवलप्ड की ओर अग्रसर है, इसलिए हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमी में आ गए हैं। तो देखिए डेवलप इकोनॉमी, यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि डेवलप इकोनॉमी में क्या होगा, फूड प्रोडक्ट पर खर्च कम होगा, क्योंकि डेवलप्ड है देश, डेवलप है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा सेटअप करता है, इंडस्ट्री पे ज़्यादा खर्च करेगा और किसी चीज़ पे ज़्यादा खर्च करेगा, इकोनॉमी ग्रोथ पे खर्च करेगा। फूड प्रोडक्ट पर खर्च कम, यानी खाद्यान्न चीज़ों पे कम खर्च करता है, खाद्य पदार्थ पर। नॉन फूड प्रोडक्ट पर खर्च ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे ज़्यादा खर्च, टेक्नोलॉजी पे खर्च, टेक्निकल प्रोडक्ट्स पे खर्च, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे खर्च, इस पे ज़्यादा खर्च करता है। मोबाइल, टीवी, देख रहे हैं, जब इंसान के पास पैसा आएगा तो उसको ऐशो आराम चाहिए, यानी कि उसको उसकी ज़रूरतें बढ़ जाएगी, वो सोचेगा टीवी आ जाए, आराम से टीवी देखेंगे, एसी आ जाए, गर्मी में एसी, कूलर हो जाए, अच्छे बेड हों, अच्छे घर हों, हाँ, ये अच्छी गाड़ी हो। पैसे होने के बाद लोग फूड प्रोडक्ट पर कम और दूसरी चीज़ों पर, नॉन फूड प्रोडक्ट पर ज़्यादा खर्च करते हैं। इमर्जिंग इकोनॉमी में क्या होता है, फूड प्रोडक्ट पर ज़्यादा कंपेरेटिवली डेवलप्ड इकोनॉमी फूड प्रोडक्ट पे ज़्यादा करता है, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में, हाँ, उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा करता है, नॉन फूड प्रोडक्ट पे कम करता है। और अगर हम डेवलपिंग की बात करें तो 50-50% दोनों पे, फूड प्रोडक्ट पर भी, नॉन फूड प्रोडक्ट पर भी, फूड प्रोडक्ट पर भी एंड नॉन फूड प्रोडक्ट पर भी, दोनों 50-50% खर्च करते हैं। अनडेवलप्ड में क्या होता है कि फूड प्रोडक्ट पर ही ज़्यादा, चूँकि भाई साहब हम अनडेवलप्ड मतलब हम लोग डेवलप नहीं है, मान लेते हैं अनडेवलप कोई कंट्री है तो उसके यहाँ गरीबी है, उसके यहाँ खाने पर मोहताज है लोग, तो खाने पर अगर इंसान मोहताज है तो खाने पे ज़्यादा खर्चा करेगा कि मोबाइल टीवी, पहले खाना कि पहले पेट या पहले मोबाइल टीवी, तो लोग पहले खाने पे खर्च करेगा, पहले ठीक मतलब कि पेट भरेगा फिर कोई चीज़ देखेगा, इसलिए फूड प्रोडक्ट पर ज़्यादा, नॉन फूड प्रोडक्ट पर कम। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे डेवलप इकोनॉमी क्या होता है, इमर्जिंग इकोनॉमी क्या होता है, डेवलपिंग क्या होता है, अनडेवलप्ड क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक ग्राफ है जो ये शो करता है कि अनडेवलप से अगर डेवलप कोई देश पहुंचता है तो उन बीचों में, उन स्टेजों में क्या क्या चेंज होता है। देखिए सबसे पहले कोई कंट्री अगर इनडेवलप्ड है तो वो सबसे पहले डेवलपिंग में पहुंचेगा अनडेवलप से, फिर वो जाएगा इमर्जिंग में, फिर वो फाइनली पहुंचेगा डेवलप में। देखिए अनडेवलप से डेवलप में पहुंचने के लिए, अनडेवलप से डेवलपिंग में पहुंचने के लिए क्या होता है कि यहाँ से अनडेवलप से नॉन फूड प्रोडक्ट पर खर्च में वृद्धि होती जाएगी। अनडेवलप वाला ज़्यादा खर्च करेगा,
नहीं, यहाँ पे अनडेवलप वाला नॉन फूड प्रोडक्ट, मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे कम खर्च करता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये चीज़ बढ़ता जाएगा, नॉन फूड प्रोडक्ट पे ज़्यादा खर्च करेगा लोग, है ना, करता जाएगा मोबाइल, टीवी पर। फिर उसके बाद जीवन स्तर में वृद्धि होगी, बिल्कुल वृद्धि होगी, जैसे जैसे लोग ग्रोथ करता है तो जीवन स्तर सुधरती है। उसके बाद कृषि की भूमिका घटेगी, बिल्कुल घटेगी। हम लोग जो गरीब देश है उसमें ज़्यादा कृषि होता है, लोग खेती करना कम मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ देश गरीब होता है। लेकिन जैसे जैसे देश अमीर होता जाता है, खेती की मतलब खेती लोग कम करते हैं, वो इंडस्ट्री में काम करना पसंद करते हैं, शहर की ओर भागना पसंद करते हैं, हाँ, बड़े बड़े कंपनियों में काम करना पसंद करते हैं। इसलिए कृषि की भूमिका जैसे जैसे देश ग्रोथ करेगा, कोई भी देश डेवलप अनडेवलप से डेवलप की ओर जाएगा तो कृषि की भूमिका घटेगी। शहरीकरण में वृद्धि होगी, बिल्कुल वृद्धि होगी, अर्बनाइजेशन होगा तभी तो कोई देश जो है डेवलप करेगा। कहने की मतलब ये बहुत सारा घना जंगल है, या मान लेते खेत हम लोग कर रहे थे, इस खेत को हटा के हमने क्या किया, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर दी। इंडस्ट्री जब सेटअप कर दी तो बहुत से गरीब लोग, बहुत से पढ़े लिखे लोग जो घर में बैठे हैं वो लोगों को जॉब मिलेगा, वो लोग जॉब मिलेगा तो काम करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो उसके मतलब की ज़रूरत पूरी होगी, उसके घर में खुशहाली आएगी, फिर वो क्या होगा कि हम लोग इसी तरह से ग्रोथ करते करते डेवलप इकोनॉमी में जाएंगे। तो आई थिंक ये ग्राफ आप लोगों को क्लियर कर देगा कि अनडेवलप से डेवलप्ड तक पहुंचने में क्या 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 किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सॉरी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। ये मेरा मतलब कि सारे लिंक्स हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। जिन लोगों को भी इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम, ये चैनल जो टेलीग्राम का दिख